कोलिजन, कोलिजन टक्कर, एक्सीडेंट, डेली लाइफ में होने वाला एक नॉर्मल फैक्टर या नॉर्मल एक फिनोमिना। कोलिजन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन या टक्कर। टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो वन डायमेंशनल कोलिजन एंड टू डायमेंशनल कोलिजन। हमारे सिलेबस में मेनली वन डायमेंशनल कोलिजन को कवर किया है। अब वन डायमेंशनल कोलिजन क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से कि पहले की स्पीड, पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड से कम है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है। ये जब स्ट्राइक किया दैट इज कॉल्ड कोलिजन। ये स्ट्राइक इज कॉल्ड कोलिजन। जब मतलब पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को टक्कर मारी, इसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन। नाउ another types of classification of collision is elastic collision and non-elastic collision. Elastic collision ऐसा कोलिजन जिसमें टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इस तरीके के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। नॉन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को खींचते हुए लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि टक्कर हुई, ऑब्जेक्ट अलग अलग, और नॉन इलास्टिक टक्कर हुई और ऑब्जेक्ट एक साथ घिसटते हुए चले जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, उसे बोलते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम and kinetic energy both are conserved, while in non-elastic collision only momentum is conserved and kinetic energy does not conserve. That means in elastic collision momentum before collision equal to momentum after collision, kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, but in non-elastic collision only momentum before collision equal to momentum after collision. So here we are having one dimensional elastic collision, means जो कि एक ही डायमेंशन में हो और स्ट्राइक करने के बाद ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाए। So हमारे पास एक ऑब्जेक्ट A, दूसरा ऑब्जेक्ट B, दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन में जा रहे हैं। कंडीशन है, अगर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में जाना होगा। अगर U1 की स्पीड U2 से ज़्यादा है तभी जाके कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? इसका मास हमने माना m1, इसका मास माना हमने m2। ऑब्जेक्ट ए का मास m1, ऑब्जेक्ट बी का मास m2। u1 का मास, सॉरी, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी u1, बी की इनिशियल वेलोसिटी u2। लेकिन जैसे ही टक्कर होने के बाद ये दो अलग अलग हो जाते हैं तो मास तो ए का m1 ही रहता है और बी का m2 ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी दोनों की चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कितनी हो गई कोलिजन के बाद? v1, और बी की वैल्यू हो गई v2। कोलिजन की कंडीशन क्या है? u1 शुड ग्रेटर देन u2। नाउ हम जानते हैं तो कोलिजन इलास्टिक, सो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल कंजर्व। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम। तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया बिफोर कोलिजन? m1 u1 प्लस m2 u2। नाउ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना? m1 इंटू v1 एंड ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम m2 इंटू v2। नाउ m1 वालों को एक साइड, m2 वालों को एक साइड, सो वी हैव m1 u1, ये इधर आएगा तो माइनस m1 v1, m2 v2 माइनस m2 u2। मास कॉमन ले लिए तो m1 इक्वल टू u1 माइनस v1
मास m2 कॉमन लिया तो v2 माइनस u2, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने कैसे निकाली? मोमेंटम बिफोर कोलिजन से, मोमेंट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से। नाउ इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो हियर वी विल हैव काइनेटिक एनर्जी के लिए कितनी की हो जाएगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इधर की बात करें तो वेलोसिटी चेंज, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ दोनों से कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? अब हम सबसे पहले u1 वालों को एक साइड और 1 1 वालों को एक साइड, 2 2 वालों को एक साइड ले लें। यहाँ से हमारे पास आ गया क्या? m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से m1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से m2 कॉमन ले लीजिए, सो विल हैव m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, सो विल हैव m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1। ऐसे यहाँ आ जाएगा इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। अब यहाँ देखें, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा? u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, तो u1 v माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, क्या बचा? u1 प्लस v1। सेम टू सेम यहाँ भी v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल, क्या बचा? v2 प्लस u2। अब u को अलग लिख लो, v को अलग लिख लो, तो क्या आ जाएगा? u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। दैट मीन्स relative velocity of come closer is equal to relative velocity of go away. That is the proof of relative velocity of come closer to relative velocity of go away. तो elastic collision में क्या होता है? This condition is applied. Now आगे जाने से पहले देखें coefficient of restitution. Coefficient of restitution is equal to relative velocity of go away अपॉन relative velocity of come closer. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से, एंड इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या है हमारी? v2 माइनस v1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गो अवे, v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ कम क्लोजर, दैट इज u1 माइनस u2। if e is equal to 0, then it is perfect non-elastic collision. If E equal to 1, then it is perfect elastic collision. And behaviorally E की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में E की वैल्यू लाइज करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये आपके पास कंडीशन दी थी कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई। कितनी हो गई? u1 से कितनी हो गई? v1, u2 से कितनी हो गई? v2। तो ये v1 की वैल्यू कितनी हो गई या v2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये निकालते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। नाउ फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a। सो बाय इक्वेशन 3 जो हमारा फाइनल आंसर था, दैट वेलोसिटी ऑफ कम क्लोजर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गो अवे, v2 minus v1 equal to u1 minus u2. So we can write also that v2 equal to v1 को इस साइड ले आइए, u1 minus u2 plus v1, that is equation 4। मतलब हमने v2 की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में? u1, u2 और v1 के टर्म में, क्योंकि हमें v1 की वैल्यू चाहिए। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या है कोलिजन के बाद? v1, मतलब हमने v2 को क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस कर दिया v1 के साथ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ बाय इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 1 क्या है वो देख लें, फिर इक्वेशन 4 क्या है वो देखें। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। तो यहाँ v2 जहाँ है वहाँ हम क्या रख देंगे? इक्वेशन 4 क्या आई हमारी? v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। चलिए पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। अब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा?
u2 और u2 दोनों ही माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा 2u2। ठीक, ये बाकी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा m1u1 m1v1 m2u1 m2v1 और 2m2u2। अब 1 वालों को एक साथ 2 वालों को एक साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉरी v1 को एक साइड लेना क्योंकि हम v1 की वैल्यू निकालनी है, तो v1 को हमें निकालना है। तो v1 वाले कितने हैं, ये वाला इकलौता है और ये, तो इसको भी इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा m2v1 प्लस m1v1। बाकी सबको कहाँ ले जाइए, इधर ऑलरेडी कौन है m1u1 है, और जब m2u1 उस साइड जाएगा तो माइनस का आएगा और ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो क्या आएगा प्लस का। तो क्या आ गया हमारे पास m1u1 प्लस 2m2u2 माइनस m2u1। v1 कॉमन लिया m1 प्लस m2 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ से u1 भी कॉमन आ गया तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विल बी दिस वन। सेम प्रोसीजर लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी आएगी, यहाँ m1 माइनस m2 है, यहाँ m2 माइनस m1 हो जाएगा, यहाँ m2u2 है, यहाँ m1u1 हो जाएगा, यहाँ u1 है, यहाँ u2 हो जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला है दैट v2 एंड v1 का। अब स्पेशल केस, अगर m1 और m2 दोनों ही इक्वल हों, जैसे कि हमारे इस सेम क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सी कार है, दोनों ही एक सी कार हैं, दैट मीन्स m और m2 इक्वल हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 वी विल गेट v1 इक्वल टू u2 एंड v2 इक्वल टू u1। कैसे, m1 और m2 क्या है इक्वल, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए तो ये हो गया 0, मतलब ये पूरा खेल खत्म। यहाँ देखा ये क्या हो गया m2 ही है, इस m1 की जगह भी m2 रख लो तो 2m2 अपॉन 2m2 कैंसिल, क्या बचेगा u1, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के, एंड सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में जा रहे हैं, दोनों का मास सेम है और उनके बीच इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो दोनों आपस में अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं। अब सेकंड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास ही बराबर हैं और पहला ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे से वेलोसिटी से आ रहा है, देन क्या होगा कि पहले वाला ऑब्जेक्ट उतनी ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा जितने की दूसरे की वेलोसिटी थी और दूसरा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। दैट मीन्स v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू u1।